अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसऑर्डर्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड हैबिट्स की वजह से हो सकते हैं। यानी कि अब इसमें दो चीज़ें आ गई कि पेट के अंदर कोई मामला हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई मामला हो रहा है, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, या दूसरा फूड हैबिट्स की वजह से कि हमारा खाना खाने का जो मामला है उसकी बेस पर भी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि डिसऑर्डर और डिजीज़ के अंदर फ़र्क ये होता है कि डिसऑर्डर जो होता है वो हमारे किसी भी जिस्म के हिस्से के काम करने में मसला हो सकता है, और डिजीज़ जो होती है वो किसी भी जरासीम वगैरह की वजह से हो सकती है। तो एक पैथोलॉजिकल है और दूसरा फंक्शनल है। डिसऑर्डर फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। अब हम यहाँ पर बात करें, एक हमारे पास मौजूद है अल्सर। अल्सर की बात करें तो लिखा हुआ है एन अल्सर इज़ अ सोर। अल्सर जो है एक सौर की तरह से, एक ज़ख़म की तरह से हो सकता है, विच कुड बी डेवलप्ड एनीवेयर इन द बॉडी। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपने अक्सर माउथ अल्सर्स देखे होंगे जो हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं, लिप्स के जो हैं इनसाइड जो होते हैं, ये येलोइश या वाइटिश कलर की दाग कुछ बन जाते हैं, ये भी हमारे पास माउथ अल्सर्स होते हैं। तो ज़ख़म की तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लिखा हुआ है इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट द मोस्ट कॉमन अल्सर्स आर द पेप्टिक अल्सर्स। वो अल्सर्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद हैं, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते में मौजूद हैं, उन अल्सर्स को हम पेप्टिक अल्सर्स कह रहे हैं। दे मे बी टर्म्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर और इंटेस्टिनल अल्सर्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। अगर ये पेप्टिक अल्सर्स जो है स्टमक के अंदर हो रहे तो इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर्स कहा जाएगा, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहे तो उन्हें इंटेस्टिनल अल्सर्स कहा जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है दे आर टर्म्ड एज पेप्टिक अल्सर्स सिंस द डैमेज इज काज्ड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। इन्हें पेप्टिक अल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वजह होती है, इन अल्सर्स की जो वजह होती है वो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर हमने एक एंजाइम को पढ़ा था जिसका नाम था पेप्सिन, और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर यही पेप्सिन स्टमक की वाल को डाइजेस्ट कर रहा है, स्टमक की वाल क्योंकि प्रोटीन की बनी हुई है उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो तब ये ज़ख्म हो सकते हैं और इन्हें हम इसीलिए पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। आगे लिखा हुआ है इट हैपन्स व्हेन द HCl ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इचेस अवे द पेस्ट्रिक। लिखा हुआ इट हैपन्स व्हेन द HCl ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इचेस अवे द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस विच काज पेनफुल कंडीशन। तो अगर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है, अगर ये म्यूकस की लेयर को आगे कर दे, तो जो म्यूकस की लेयर थी वो pH को मेंटेन करने का काम कर रही थी, तो pH का ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि HCl की वजह से, क्योंकि उसकी pH 1.4 होती है, तो स्टमक की वाल्स भी डैमेज होना सकती है। तो एक पेप्सिन भी वजह हो सकती है, दूसरा HCl भी इसकी वजह हो सकती है। आगे लिखा हुआ है द कॉमन काजेस ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स आर सम बैक्टीरिया लाइक हेलिकोबैक्टर पायलोरी। तो एक वजह इसकी हेलिकोबैक्टर पायलोरी भी हो सकती है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और वजूहत लिखी हुई हैं, सम मेडिसिन्स लाइक एस्पिरिन, स्ट्रेस, ड्रिंकिंग अल्कोहल आर टेकिंग लॉट ऑफ स्पाइसी फूड। कुछ मेडिसिन्स भी हो सकती हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गई। उसके अलावा स्ट्रेस, यानी कि अगर इंसान दबाव का शिकार है तब भी ये हो सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल के यूज़ से और उसके अलावा स्पाइसी फूड के यूज़ से, जिन भी चीज़ों से एसिडिटी बढ़ सकती है उनसे ये बीमारी हो सकती है। लिखा हुआ है अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो लिखा हुआ है द सिम्टम्स ऑफ द अल्सर्स इंक्लूड लॉस ऑफ एपिटाइट। जो निशानियाँ हैं उनके अंदर है एक लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का ना लगना, शार्प एब्डोमिनल पेन, पेट का बहुत शदीद दर्द होना, नोसिया, वोमिटिंग का एहसास होना, एंड वोमिटिंग और उल्टी का आना। द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द काज कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो कि जरासीम को मारेंगी, और उसके अलावा दूसरी मेडिसिन जिक्र की गई जो कि है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये जो है क्या करेंगे, लिखा हुआ टू रिड्यूस द सीक्रेशन ऑफ द एसिड इन द स्टमक। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होंगे ये स्टमक के अंदर एसिड को सीक्रेट होने नहीं देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी बीमारी है जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग, यानी कि खाने का जहरीला हो जाना। खाना कब जहरीला होता है, जब हम अगर खाना ऐसा खा रहे हैं जो कि ख़राब हो चुका है, उस खाने को खा रहे हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो सकती है। तो आमतौर पर स्ट्रीट फूड जो होता है वो हमारे पास ख़राब फूड होता है, तो उस वजह से ये बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग आर इलनेस इज काज्ड बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड स्पॉइल्ड और टॉक्सिक फूड।
कि फूड पॉइजनिंग तब हो सकती है जब हम खा रहे हैं खाना ऐसा जो कंटेमिनेटेड हो, जो ख़राब हो, जो स्पॉइल्ड हो, जो ख़राब हो, या जो टॉक्सिक हो, जो जहरीला हो। स्पॉइल का मतलब भी ख़राब होता है, कंटेमिनेटेड का मतलब जिसमें मिलावट हो चुकी हो, और टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। द फूड में बी कंटेमिनेटेड थ्रू सम बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस, सम वायरस, पैरासाइट और अदर पैथोजेंस। इस खाने को ख़राब करने वाले कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसे नाम लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस। उसके अलावा कुछ वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं। आगे लिखा हो सकता है एक और वजह जो कि लिखी हुई है, द अनकुक्ड फूड इज़ अ कॉमन फैक्टर फॉर फूड कंटेमिनेशन। अगर फूड अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है तब भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और इसके अंदर जो फूड है आमतौर पर वो मीट होता है, मीट को अच्छी तरह से कुक किया जाता है, वरना ये फूड कंटेमिनेटेड रहता है, ख़राब रहता है। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग और स्टमक क्रैम्प्स, जो निशानियां हैं उसके अंदर एक ये निशानी है, पेट का दर्द होना, वोमिटिंग, फीवर एंड डायरिया, उल्टी आना, बुखार और डायरिया का होना। द ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड सम एंटीबायोटिक्स। इसके इलाज के अंदर रिहाइड्रेशन है, और रिहाइड्रेशन किसकी होगी, वाटर के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी हासिल किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मिनरल्स पे चार्ज मौजूद हो। अब ये कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारे पास पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। ये साल्ट के तौर पर हमारे पास पानी में दाखिल करके यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम ORS कह रहे होते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का यूज़ हो सकता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और बीमारी जिसका नाम है डायसेप्सिया। डायसेप्सिया के बारे में बात करें, इट इज़ प्रॉपरली नोन एज इंडाइजेशन। इसे हम जो है इंडाइजेशन कह रहे हैं, और इंडाइजेशन का मतलब क्या होगा, लिखा हुआ इट रिफर्स टू द डिस्कम्फर्ट और पेन दैट अकर्स इन द अपर एब्डोमेन फॉलोड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग। कि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो अगर हमारे पेट के अंदर जो है कोई मसला हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें दर्द वगैरह हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हमें फील हो रहा है, तो ये जो है डायसेप्सिया कहलवाती है। आगे लिखा हुआ द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड्स ब्लोटिंग, नोसिया एंड एब्डोमिनल फुलनेस। अब यहाँ इन्होंने जो है ब्लोटिंग की स्पेल गलत लिखी हुई है, वो होती है BLOATING। और इस ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि स्टमक का फुल हो जाना, या ये ऐसा होना स्टमक फुल हो चुका है गैसेस की वजह से या खाने की वजह से। नोसिया तो आपको मतलब पता है कि यानी कि वोमिटिंग का एहसास होना, वोमिटिंग ना है लेकिन एहसास होना, और पेट का फुल होना, ये इसकी अलामत हो सकती है। आगे लिखा हुआ है इट मे कॉज हार्टबर्न ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टमक से एसिड बाहर की तरफ आ रहा है, स्टमक का एसिड बाहर आना, ये एसिड रिफ्लेक्स कहलवाएगा। तो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से जो एसिड ऊपर की तरफ आएगा एसोफेगस के अंदर, तो उसे हमें सीने की जलन होगी, इसे हम हार्टबर्न कहेंगे। तो हार्टबर्न भी इसमें हो सकता है। फिर हम एक और बीमारी का जिक्र करते हैं जिसका नाम है ओबेसिटी। तो अब हम अगर बात करें ओबेसिटी के हवाले से, तो लिखा हुआ इट इज़ रिलेटेड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव बॉडी फैट। बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट का हासिल होने जाना, ये ओबेसिटी कहलवाती है। ओबेसिटी को आम ज़बान में हम मोटापा कह रहे होते हैं। मेडिकली अकॉर्डिंग टू WHO जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एट अडल्ट एज अराउंड 35 ईयर्स person is considered obese when his body mass index is over 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसके हवाले से लिखा हुआ है बॉडी मास इंडेक्स इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन विद द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट। कि अगर हम किसी इंसान का वेट जो है ले रहे हैं, वेट कितना है उसका, और फिर उसको उसकी हाइट के स्क्वायर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वेट है किसी इंसान का 50 किलो, और उस 50 किलो को हम डिवाइड करेंगे उसकी हाइट से। मिसाल के तौर पर उसकी हाइट है 5 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 25, तो 5 के स्क्वायर से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें उसका जो है बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसे जो है हम ओबेस कहेंगे, मोटा कहेंगे। ओबेसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, डाइट एंड एक्सरसाइज। ये मोटापा जो है ये कई सारी वजूहात की बेस पर हो सकता है। उसमें जो वजूहात बयान की गई हैं उनमें एक है इनहेरिटेंस, यानी ख़ानदानी तौर पर हो सकता है। इन्वायरमेंट, कि उसकी इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह से वो कहाँ बैठता है, क्या काम करता है, मसरूफियात क्या है उसकी। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, मज़दूर है, सारा दिन काम करता रहता है,
और दूसरा शख्स सारा दिन ऑफिस में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस मौजूद हैं और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन इंसान ज़्यादा मोटा होगा। डाइट भी हो सकती है कि इंसान फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या नहीं, और उसके अलावा एक्सरसाइज की कमी भी हो सकती है। आगे इस बीमारी के हवाले से लिखा हुआ है, द ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन एंड सम कैंसर्स। इस मोटापे की वजह से डायबिटीज़ बढ़ सकती है और जो दिल की बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जिनको कह रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड का ज़्यादा तेज़ हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, और उसके अलावा कैंसर्स, ये सारे मामला जो हैं ये ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। इवन दो मेडिकेशंस एंड डाइट्स कैन हेल्प, द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म फिक्स बट हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू प्रॉपर डाइट हैबिट, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अब जो ओबेसिटी का इलाज है वो ऐसा नहीं होता कि थोड़े टाइम के अंदर ही फिक्स हो जाए, पर ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर चलेगा जिसके अंदर प्रॉपर डाइट शामिल होगी कि पूरी ज़िंदगी हमें एक अच्छे डाइट प्लान को जो है अपनी आदत बनाना है, अच्छी तरह से डाइट हमें हासिल करनी है और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये तमाम वजूहत जो है फिर ओबेसिटी को आगे बढ़ने नहीं देंगी। फिर उसके बाद दो हमारे पास बीमारियां जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरी है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो होती है जिसके अंदर इंसान कम खाना खा रहा होता है, और बुलिमिया नर्वोसा ये उसके अपोजिट है जिसके अंदर इंसान ज़्यादा खाना खा रहा होता है। तो ये दोनों जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। पहले हम इसकी बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, तो लिखा हुआ इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पर्सन हैज़ फियर ऑफ गेनिंग वेट सो रिफ्यूज टू ईट अप्रोप्रिएटली। एक इंसान जिसको ये डर हो कि उसका वेट ना बढ़ जाए, तो उस डर की वजह से वो खाना कम खाना लगेगा। तो इससे क्या होगा, आगे मामला लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद यंग गर्ल्स एंड वुमेन। आमतौर पर ये जो बीमारी है ये आमतौर पर जो ख़वातीन हैं और लड़कियां जो हैं उनके अंदर हो रही होती है, क्योंकि आप फ़ॉरेन के अंदर देखती हैं वो ये कह रहे होते हैं कि ज़्यादा वेट बढ़ ना जाए मोटे लोगों के, और ये उसको ब्यूटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर किसी की जो वेट है वो कम होगा वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो इस हिसाब से लोग कंपेरिजन के अंदर अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं दूसरों के साथ में, और फिर वो खाना कम खाने लगते हैं कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। तो लिखा हुआ एज द रिजल्ट द विक्टिम डेवलप्स एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपिटाइट, इंसान को भूख भी कम लगेगी और ये बीमारी आ जाएगी। द वेट रिड्यूसेस टू द नॉर्मल, और वेट इतना कम हो जाएगा कि नॉर्मल से भी इंसान का कम होगा, वो नहीं खाना खा रहा होगा। इट मे बी अकम्पनीड बाय स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस वॉमिटिंग इन सम पेशेंट्स। अगर ये बीमारी हो गई तो इसकी सूरत के अंदर कभी कभार इंसान के अंदर वॉमिटिंग भी आना शुरू हो जाएगी। वो खुद से वॉमिटिंग आ सकती है या जो है इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होगी। इंड्यूस्ड वॉमिटिंग का मतलब ये होता है कि इंसान खुद से अपने आप को वॉमिट कराए, अगर मिसाल किसी ने ज़्यादा खा लिया है वॉमिटिंग करके अपना खाना जो है निकाल दे, तो ये सारे मामला हो सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट बीमारी जिसका नाम लिखा हुआ है बुलिमिया नर्वोसा। आगे इसी के बारे में जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, जस्ट लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा इट इज़ आल्सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ गेनिंग एक्सेसिव बॉडी वेट। इसके अंदर जो है ज़्यादा वेट हासिल हो जाता है। दिस मे बी अ वेरी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है इंसान की ज़िंदगी भी जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। इट इज़ जनरली कैरेक्टराइज बाय बिंज ईटिंग। इसके अंदर एक मामला होगा वो होगा बिंज ईटिंग का, और बिंज ईटिंग का मतलब क्या है, एपिसोड ऑफ अनकंट्रोलेबल ईटिंग सो द पर्सन कंज्यूम्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, कि इंसान जो है बार बार मरहलों के अंदर खाना खा रहा होगा, मतलब कि उसे जैसे खाना मिलेगा वो चढ़ता रहेगा जैसे बकरियां चर रही होती हैं, तो इस तरह से वो बार बार ज़्यादा खाना जो है कंज्यूम कर लेगा। फॉलोड बाय प्रजिंग, जब इंसान ने ज़्यादा खाना खा लिया हुआ होगा तो फिर वह प्रजिंग भी करेगा। प्रजिंग का मतलब है इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी वो अपनी आप से खुद से वॉमिटिंग करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम बुलिमिया में लीड टू किडनी फेल्यूर, हार्ट प्रॉब्लम, टीथ डिके, इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल इम्बेलेंस, के जो मामला हो सकते हैं किडनी का ख़राब हो जाना, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाना और टीथ डिके होना यानी कि दांतों का ख़राब होना, और उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल इम्बेलेंस यानी कि इंसान के हार्मोन्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। हार्मोन्स भी बिला वजह जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होंगे खाने के ज़्यादा डाइजेस्ट करने के हवाले से, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी इम्बेलेंस हो जाएंगी, यानी कि जो सोडियम्स हैं, कैल्शियम है, ये पोटाशियम है, ये भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इनका भी इम्बेलेंस हो जाएगा। टूथ डिके इस वजह से होगा क्योंकि अगर उसने ज़्यादा खाना बार बार खा लिया हुआ होगा तो बैक्टीरिया जो है उसके दांतों में जमा हो जाएंगे। तो ये सारे मामलात इस बीमारियों की वजह से हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।